ऑफ यू। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेसन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन। सबसे पहले तो इसके नाम से स्पष्ट है कि अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है और वो विद्युत ऊर्जा हमारी कहाँ से कन्वर्ट होगी या कहाँ से उत्पादित होगी, वो होगी रसायनों से। तो विद्युत रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें अपन ये पढ़ेंगे कि जो रासायनिक यानी जो केमिकल एनर्जी होगी, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन ये पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है। उसका अध्ययन जिस शाखा में होता है उसे अपन विद्युत रसायन कहते हैं। जैसे इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गई, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सेल हो गई, बैटरी हो गई, ये अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले आप तीन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। आप जानते हो कि अगर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये एक इक्वेशन होती है जो किसी भी अभिक्रिया के होने या न होने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। अब देखो जी, इसकी सबसे पहले तीन कंडीशन होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ पर डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स ऊर्जा। यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डेल्टा जी जो होती है वो होती है गिब्स ऊर्जा। आपकी डेल्टा एच ये आपका होता है एंथैल्पी में परिवर्तन यानी ऊर्जा परिवर्तन, या बोलते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन। इसके बाद टी आपका टेम्परेचर यानी तापमान होता है और डेल्टा एस ये होती है आपकी एंट्रोपी, एंट्रोपी में परिवर्तन। और ये चार कारक आपकी अभिक्रिया के होने या न होने को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो जी, पहली कंडीशन क्या है कि अगर डेल्टा जी का मान यदि नेगेटिव आता है, अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आ रहा है और अगर डेल्टा जी का मान इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ये तीन कंडीशन होती है एक्सक्लूसिवली। फर्स्ट कंडीशन में ये कहा जाता है कि अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसमें अभिक्रिया स्वतः हो जाती है, इसमें स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया होगी, यानी अभिक्रिया अपने आप हो जाएगी। जब डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव हो तो अभिक्रिया स्वतः प्रेरित या स्व परिवर्तित अभिक्रिया कहलाती है और अभिक्रिया अपने आप संपन्न होती है। और अगर डेल्टा जी का मान सभी पॉजिटिव आ रहा है तो अभिक्रिया कभी नहीं होगी, अभिक्रिया कभी भी नहीं होगी। चाहे इसमें कौन से उत्प्रेरक डाल लेना, चाहे कुछ भी डालना, ये अभिक्रिया स्टेबल हो जाएगी, ये अभिक्रिया आगे नहीं हो पाएगी। और अगर डेल्टा जी का मान 0 आ रहा है यानी अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, अभिक्रिया साम्य अवस्था में ठहरी हुई है, ये डेल्टा जी बराबर 0 को संकेत करती है। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए तीन कंडीशन होती है। इसमें जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें अपन इस कंडीशन का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट नंबर कि जितनी भी स्वतः प्रेरित अभिक्रियाएं होंगी उनसे कुछ रासायनिक एनर्जी निकलेगी, उसी रासायनिक एनर्जी को अपन केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, उसी केमिकल एनर्जी को अपन इलेक्ट्रो एनर्जी में चेंज करेंगे। तो डेल्टा जी बराबर नेगेटिव वाली जितनी भी इक्वेशनें होंगी
वो उन सबको अपन इसमें पढ़ेंगे। और हम ये दर्शाएंगे कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो अभिक्रिया स्वतः प्रेरित अभिक्रिया होती है, और स्वतः प्रेरित अभिक्रियाओं से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, विद्युत में कन्वर्ट करेंगे, और इस रसायन को अपन बोल देंगे विद्युत रसायन। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला टर्म और पहला टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, इसका दूसरा नाम होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल, अब डेनियल सेल जो होता है वो कॉपर और जिंक इन दोनों के मिश्रण से बना होता है, यानी इसमें जिंक होता है एवं कॉपर होता है। जिंक व कॉपर का एक ऐसा सेल होता है जिसे अपन डेनियल सेल बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या होता है, पहले इसका डायग्राम देख लो। अब इसके दो विलयन होते हैं। ये होता है अपना पहला विलयन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जिंक सल्फेट का कोई विलयन ले जाता है, अपन लिख देंगे कि इसमें जिंक का कोई लवण होगा, यानी इसमें जिंक सल्फेट जो ZnSO4 होता है उसका विलयन रहता है, और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रहता है CuSO4, और अपन लिख देंगे भी कॉपर का कोई लवण है इसमें। ये दो होते हैं, और इनमें जिंक का इलेक्ट्रोड डाला जाता है। ये अपना जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये अपना कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। और इन दोनों लवणों को जोड़ने के लिए बीच में अपन एक लगाते हैं सेतु, लवण सेतु, जो इन दोनों लवणों को जोड़ने का काम करता है। ये अपना है लवण सेतु। ये आपका लवण सेतु हो गया, जो इन दोनों लवणों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखो जी इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है कि इन इलेक्ट्रोड जो हमारे, ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया और ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, ये दोनों को अपना माध्य सेतु के द्वारा या सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और जब इस पर कोई बाह्य विभव लगाया जाता है, यानी इस पर कोई पोटेंशियल दिया जाता है, इसको कोई विभव लगाया जाता है, इसको एनर्जी दी जाती है, तब क्या होता है कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर वो कॉपर की तरफ गमन करते हैं, यानी जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर वो कॉपर की तरफ गमन करेंगे। और आप ये बात जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की दिशा की विपरीत दिशा में धारा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन आपकी इस दिशा में संचलित हो रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा इसकी एंटी होगी, यानी विद्युत धारा किस तरफ चलेगी, विद्युत धारा इस तरफ चलेगी। तो ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया और ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया। अब जिंक क्या चाहेगा कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से त्याग कर वो इस पर आएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। जिंक दो इलेक्ट्रोड का त्याग करेगा और इस पर आएगा, यानी जिंक अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी करेगा। इसलिए जिंक की जब ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी होगी तो इस सेल को या इस इलेक्ट्रोड को अपन बोलेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यह ग्रहण करेगा कॉपर का इलेक्ट्रोड। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वहां पर अभिक्रिया होती है अपचयन, इसलिए अपन इसको बोलेंगे अपचयित इलेक्ट्रोड। अपचयित इलेक्ट्रोड। अब देखो जी इस पर कौन सी रिएक्शन चलने वाली है, पहले दोनों अलग अलग लिखते हैं, बस मैं एक बार इतना बोल देता हूँ। अब इस पर देखो जी पहले ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पर, यानी अपन पहले ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया,
यानी जो किस पर हो रही है, अपनी जिंक पर हो रही है। क्या हो रही है कि हमने जिंक लिया था और जिंक अपने 2 इलेक्ट्रोडों का त्याग कर कर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आना चाहेगा, यानी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी करेगा। तो ये अपनी ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया होगी। जिंक ने 2 इलेक्ट्रोड त्यागे। अब ये दोनों इलेक्ट्रोडों को ये कॉपर का लवण या कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है ये ग्रहण करना चाहेंगे। तो इसके बाद अपचयन, उसका अपचयन होगा, तो इसलिए उसके लिए अपन लिखेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया, यानी अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है Cu+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और ये बन गया Cu में अपचयित हो गया। ये दोनों अर्ध अभिक्रिया चलती है इसके अंदर डैनियल सेल में। अब हमारी टोटल रिएक्शन यानी कुल अभिक्रिया क्या होगी? कुल अभिक्रिया का मतलब हो गया कि आप बाएं बाएं वालों को जोड़ दो, इधर दाएं दाएं वालों को जोड़ दो। जब आप बाएं बाएं को और दाएं दाएं को जोड़ोगे तो आप देखोगे कि 2 इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रोड कैंसिल आउट हो जाएगा बाईं से दाईं तरफ। और इधर अपना क्या बच गया? इधर अपना बच गया जिंक Cu+2, और आगे ये जिंक किस में कन्वर्ट हुआ है? Zn+2 में, और कॉपर Cu में चेंज हो गया। ये हमारी संपूर्ण अभिक्रिया चलने वाली है डैनियल सेल के अंदर, और ये हमारा डैनियल सेल है जो इसके अंदर चलता है। अब एक बात यहाँ यह समझने वाली है कि सर यदि हम जिंक और कॉपर सल्फेट के लवण की सांद्रता को 1 मोल और डेसीमीटर क्यूब, यानी आपने क्या किया कि जिंक लवण और कॉपर के लवण की जो सांद्रता थी उसको 1 मोल डेसीमीटर क्यूब कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा करने पर इस पूरे डैनियल सेल का जो विभव आता है, यानी जो इस पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कितना रहती है? 1.1 वोल्ट, यानी 1.1 वोल्ट इसका मान रहता है। मैंने क्या बोला कि अगर आपने जिंक और कॉपर इन दोनों लवणों की सांद्रता का मान 1 मोल डेसीमीटर क्यूब कर दिया तो जो विभव का मान है, जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है आपकी, वो 1.1 वोल्ट आएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद रखना है। आपसे सीधा पूछा जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन या तो डैनियल सेल का उत्तर पूछा जाता है, वो आप इसमें। अगर आप डैनियल सेल के अलावा आगे देखोगे तो अगर विभव का पूछ रहे हैं, विभव में आप लिखोगे कि अगर आपने जिंक लवण और कॉपर सल्फेट इन दोनों के विलयन में इन दोनों की सांद्रता का मान 1 मोल डेसीमीटर क्यूब कर दिया तो जो आपका विभव आ रहा है वो कितना आएगा? 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ये बात आपको याद करनी है। अब देखो आगे, अब आपको एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि अगर सर इस डैनियल सेल पर, ये लो यहाँ पर बनाना, अगर सर इस डैनियल सेल पर आपने मान लिया कोई बाह्य विभव आपने और लगा दिया, ये आपकी कुंजी होगी, बाह्य विभव है ये हमारा V, ये मान लो, और अगर आपने बाह्य विभव जो आपने लगाया है P बाह्य, उसका मान 1.1 वोल्ट के बराबर आ रहा है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि डैनियल सेल का भी वोल्ट 1.1 वोल्ट आ रहा है अगर आप बाह्य विभव लगा रहे हो, और आपने जो बाह्य विभव लगाया उसका मान भी 1.1 वोल्ट है। तो इस तरह इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी उस टाइम, इसमें विद्युत धारा का मान 0 रहने वाला है और वोल्टता भी 0 रहेगी उस टाइम। ये बात याद रखोगे। ये कंडीशन कौन सी है कि जब सर लवण सेतु, जब आपका जिंक का लवण और कॉपर लवण ये दोनों लवणों की सांद्रता आपने 1 मोल डेसीमीटर क्यूब की, तब आपका विभव 1.1 वोल्ट आ रहा है, और आपने जो बाह्य विभव का मान लगाना था उसका मान भी 1.1 वोल्ट आपने लगा दिया, यानी दोनों को इक्वल कर दिया। और दोनों इक्वल होने की स्थिति में न तो इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा इस तरफ और न यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तो इस स्थिति में आपका जो विभव आने वाला है वो भी तो 0 रहेगा, और आपका जो विद्युत धारा का मान है जो वो भी 0 आएगा। यानी आपका जितना भी इनपुट आपने लगाया है, इनपुट अगर सेम कर दिया आपने 1.1 तो आउटपुट 0 आने वाला है आपको। ये बात आप याद रखोगे। अब दूसरी 2 नंबर कंडीशन, 2 नंबर कंडीशन कहता है कि आपने बाह्य विभव का मान, अगर आपने वोल्टता है जो बाह्य विभव का मान 1.1 से कम रखा, यानी 1.1 से कम रखा, तब आपकी यही प्रोसीजर चलने वाली है जो मैंने पहले बताई थी। क्या
कि इसमें जिंक लवण में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिंक इलेक्ट्रोड से, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कॉपर के पास जाएंगे और धारा प्रभावित होगी इसमें, वो भी इलेक्ट्रॉनों की एंटी दिशा में। ये तो वही चलने वाला है जब 1.1 वोल्ट से बाह्य विभव का मान कम रहे, यानी हमें जो आउटपुट मिल रहा है ना उस आउटपुट से कम विभव लगाना पड़ेगा आपको। अब आगे देखो जी, नंबर 3 कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 3 नंबर कंडीशन ये कहती है, नंबर 3 कंडीशन ये है अपनी कि अगर सर आपने जो बाह्य विभव लगाया है उसका मान 1.1 से अधिक है, यानी आपके द्वारा 1.1 वोल्ट से अधिक विभव लगाया गया है, क्या कि अगर आपने बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लगाया है तब क्या होगा, तब सर ऐसा हो जाएगा इसमें जो कॉपर है वो अपना अपचयित होने के स्थान पर ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा और जिंक अपना ऑक्सीकरण होने के स्थान पर अपचयन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा पहले की अपेक्षा। अब क्या होगा कि जो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको जिंक ग्रहण करेगा, ये ऐसा हो, और पहले ऐसा हो रहा था जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था और कॉपर ग्रहण कर रहा था। लेकिन अगर आपने बाह्य वोल्टता का मान 1.1 वोल्ट से अधिक कर दिया तब कॉपर का ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका अपचयन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिंक ग्रहण करेंगे। तो आप देखोगे कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या हो जाएगी, कॉपर से जिंक की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहती है तो धारा की दिशा जिंक से कॉपर की तरफ हो जाएगी विद्युत धारा आपकी, यानी पहले के सापेक्ष उल्टा होगा सब कुछ। पहले तो ऐसा था कि धारा की दिशा क्या थी, धारा अपनी बह रही थी कॉपर से जिंक की तरफ, लेकिन अगर आपने 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दिया बाह्य विभव का मान तो आपकी धारा जिंक से कॉपर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगी। ये अपनी 3 कंडीशन है और ये हमारा सेल कहलाता है डेनियल सेल कहलाता है, ये अपना डेनियल सेल है। ये बातें आप याद रखोगे। बस आज की क्लास इतनी है।